हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हमने प्रीवियस वीडियो में इकोसिस्टम के एबाइटिव फैक्टर के अंदर हम पढ़ रहे थे एडेफिक फैक्टर यानी कि मृदीय कारक। इसकी हम डेफिनेशन और देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे कि एडेफिक यानी कि मृदा की जो स्टडी होती है उसको हम पीडोलॉजी या इफिडोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। दुक्याशाव नाम की एक रशियन साइंटिस्ट थी, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया। उन्होंने इसको बताया कि स्टडी ऑफ सॉइल यानी कि मृदा के बारे में जितनी भी अध्ययन होते हैं उन सबको हम पीडोलॉजी कहते हैं। और इनके अनुसार दोक्याचेव जो है वो कहते हैं कि भूप्रपट्टी का वह भाग जिस पर जो पौधे उगे हुए हैं और उनकी जो जड़ें होती है वो उस भाग में प्रवेश कर पोषक तत्व तथा जल ग्रहण करे, वो भाग मृदा कहलाती है। और अब हम जानते हैं कि मृदा जो है वो जीव घटक उपस्थित होता है। मृदा विभिन्न घटकों का एक जटिल कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। वार्मिंग साइंटिस्ट के अनुसार अलग अलग मृदा पर उगने वाले पौधों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। लिथोफाइट्स का अर्थ होता है चट्टानों पर उगने वाले पौधे। सेमोफाइट्स का मतलब है बालू मिट्टी पर उगने वाले पौधे। ऑक्जेलोफाइट्स यानी कि ऑक्जेलो वर्ड जहाँ पे भी आता है उसे हम अम्लीय मृदा के नाम से जानते हैं, यानी कि अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे। उसके बाद में हेलोफाइट्स है। हेलोफाइट्स का अर्थ होता है लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे। जहाँ पे भी हेलो वर्ड होता है उसका अर्थ होता है लवणीय। उसके बाद में कैस्मोफाइट्स यानी कि दरारों पर उगने वाले, जहाँ पे भी चट्टानों पर दरारें होती है, कई बार हम देखते हैं उस पर भी पौधे होते हैं तो उन्हें हम कैस्मोफाइट्स कहते हैं। फिर है केर्सोफाइट यानी कि व्यर्थ भूमि जो पड़ी है, बंजर भूमि है, उस पर उगने वाले पौधे जो होते हैं वो केर्सोफाइट्स कहलाते हैं। सॉइल के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि सॉइल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जटिल मिश्रण है। उसके अंदर 45% मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है 25%, एयर होती है 25% और ऑर्गेनिक मैटर जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 5% होते हैं। तो इस तरह से सॉइल का कॉम्पोजिशन होता है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल यानी कि सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो किन स्टेप्स में होता है। सॉइल का फॉर्मेशन स्टेप्स जो है वो बेसिकली इसका पहला स्टेप है वेदरिंग यानी कि अपक्षय। अपक्षय के अंदर 3 विधियां हैं। पहले तो हम जान देते हैं कि अपक्षय क्या होता है। अपक्षय का मतलब होता है किसी भी भाग का टुकड़ों में बंटना, यानी कि मृदा जो है वो मात्र चट्टानों से निर्मित होती है, यानी कि कई सारी रासायनिक भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप दीर्घ और अंत में लघु कणिकाओं के रूप में ये चट्टानों से टूट टूट कर खनिज कणिकाएं के रूप में गिरती है और इसी प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय जो है वो 3 विधियों के द्वारा होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक अपक्षय के अंदर सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि भौतिक अपक्षय जो है वो भौतिक क्रियाओं के द्वारा होगा और इसमें जो मेन क्रिया है तापमान, जल, बर्फ, पवन, गुरुत्व, इसके द्वारा जो चट्टानें होती है उस पर खनिज पदार्थों के फैलने व निम्न ताप पर सिकुड़ने से दरारें की उत्पत्ति हो जाती है और इन दरारों में वर्षा का जल एकत्र हो जाता है और फिर इस तरह से चट्टानों में टुकड़े होते चले जाते हैं और ये टुकड़े छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाओं से होकर मृदा का निर्माण करती है। उसके बाद में है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में जो अपक्षय की विधि है वो रासायनिकों की जैसे जल अपघटन, जल योजन, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन, चिलेशन, इन विधियों के द्वारा चट्टानों का सूक्ष्म कणिकाओं में परिवर्तन होता है। जैविक अपक्षय जो है वो सजीवों के द्वारा होता है। इसमें लाइकेन, कवक, मॉस, केचुए ये सब चट्टानों से छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाओं को बनने में हेल्प करते हैं। वेदरिंग अपक्षय के बाद हम दूसरा भाग पढ़ेंगे पेडोजेनेसिस यानी कि मृदा जनन। मृदा में कार्बनिक पदार्थों का जो मिश्रण होता है जिसमें ह्यूमस भी सम्मिलित है, खनिज लवणों का मिश्रण है, वो सारा जो है वो मृदा जनन में आता है। पीडोजेनेसिस यानी कि मृदा जनन के अंदर हम मृदा का परिवर्धन, मृदा का परिपक्वन ये सब पढ़ते हैं, क्योंकि अपक्षय के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रही है मृदा है वो उर्वर नहीं है, यानी कि उपजाऊ नहीं है, वो पादपों के लिए कोई काम की नहीं है। इसलिए इस बांझ मृदा को उर्वर मृदा में बदलना जरूरी है। तो कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण करना, ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का मिलना, खनिज पवन यानी कि मिनरलाइजेशन मृदा निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मृत पत्तियाँ, तने, लकड़ी, जड़ें ये सब कार्बनिक पदार्थ जो है वो भूमि में अपघटित होकर और अकार्बनिक जो पदार्थ है वे तथा कार्बनिक पदार्थ मिलकर, खनिज कण ये सब मिलकर इस बांझ मृदा को उर्वर मृदा बनाते हैं। इस प्रकार से जो मृदा है उसका परिवर्तन होने लगता है। मृदा परिवर्तन को कई कारक प्रभावित भी करते हैं, जिनमें से निम्न है। मृदा को प्रभावित करने वाला जो मेन फैक्टर है उसमें जलवायु,
क्योंकि जलवायु के अनुसार ही तापमान, नमी और इस सब से मृदा का निर्माण प्रभावित होता है, जल का रिसना, ये सारा। उसके बाद में पेरेंटल रॉक्स, यानी कि जो मातृ चट्टान है जिससे मृदा का निर्माण हो रहा है, वो किस तरह की है, उसकी किस तरह की आकृति है, उसकी किस तरह के गुण है, उसकी किस तरह की प्रकृति है, ये भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। उसके बाद में स्थलाकृतिक यानी कि टोपोग्राफिक फैक्टर्स, कारक, इसके अंतर्गत जो भी भौतिक रासायनिक मृदा के गुण होते हैं वे नियंत्रित होते हैं। चौथा है ऑर्गेनिक मैटर, ये मृदा के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि मृदा उर्वर होगी कि नहीं, मृदा के अंदर किस तरह के जैविक जीव जंतु पाए जाएंगे, मृदा कितने अंदर कार्बनिक उसमें पदार्थ है, वही उसकी उपजाऊपन को प्रभावित करती है। उसके बाद में उसका जो सी जो भाग है वो है सॉइल प्रोफाइल, यानी कि सॉइल की प्रोफाइल किस तरह से, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना है क्योंकि इसके एक बड़ा क्वेश्चन या छोटा क्वेश्चन आता ही रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है उसके अंदर, तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लें कि मृदा की जो लेयर है इसको हमने इस तरह से भाग बांटा है कि हम मृदा को, अगर हम जमीन के अंदर एक गड्ढा खोदें तो धीरे धीरे हम अंदर की ओर जाएं तो किस तरह की परतें हमें प्राप्त होगी और उसका क्या मतलब होगा। आपकी किताब में भी इसका एक अच्छा सा चित्र दे रखा है, मैं आपको यहाँ डायग्राम के द्वारा समझाती हूँ। ये सारी मृदा की लेयर्स है। सबसे ऊपर जो हमें दिखती है बाहर, हमें जो सदृश्य होती है वो ओ लेयर कहलाती है। ओ लेयर के बाद में आती है ए लेयर, जो कई सारी भागों में बटी रहती है, A00, A0, A1, A2, A3। उसके बाद में आती है बी और उसके बाद में आती है सी और लास्ट में आती है आर। ओ लेयर जैसा मैंने पहले बताया, जो ऊपर की मृदा होती है टॉप सॉइल होती है जिसमें ताज़ा और आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद में A00 जो है वह इससे नीचे की लेयर होती है जिसमें पादप और जंतुओं के वह मृत भाग होते हैं जिनका अपघटन अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। उसके बाद में AO होता है, यानी कि ऑर्गेनिक डेब्राइज पार्शली डिकम्पोज। इसके अंदर जो कार्बनिक भाग है वह काफ़ी डिकम्पोज होने लग गया है, यानी कि उसका अपघटन शुरू हो चुका है और इसके अर्ध अपघटित भाग पाए जाते हैं। इसके बाद में है A1 लेयर, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ OM, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर विद मिनरल्स। ये एक ऐसा भाग है जो पौधों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कई अधिक मात्रा के अंदर ह्यूमस पाई जाती है, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे के लिए उपयोगी होते हैं और उस मृदा को उपजाऊ भी बनाते हैं। उसके बाद में आता है A2, यानी कि जोन ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। इसके अंदर A2 के अंदर हल्के भूरे रंग के खनिज कण होते हैं और ह्यूमस कम होता है क्योंकि इसके अंदर लीचिंग स्टार्ट हो जाती है। A3 जो होता है वो ट्रांजिशनल जोन कहलाता है। उसके बाद में बी जोन स्टार्ट हो जाता है। बी संस्तर जो है उसके अंदर मृतिका, लोह, मैग्नीज, कार्बनिक पदार्थ, एल्यूमिनियम, लोह के जलायोजित ऑक्साइड, ये सब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सी जो है वो पार्शली वेदर्ड रॉक होती है, यानी कि इसमें जो रॉक का अपघटन अभी शुरू होता है, अपक्षयित होती है, अपूर्ण मात्रा में होती है। और सबसे लास्ट में आर, यानी कि पेरेंट रॉक साइट्स, जो अनवेदर्ड रॉक होती है, जो यानी कि पूरी अभी तक उसका कोई अपक्षय नहीं हुआ है, मात्र रॉक होती है। ये पेरेंट लिखा हुआ है, PARENT रनिंग में है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। सॉइल के अंदर कई तरह के जल पाए जाते हैं, वो किस किस तरह के होते हैं देखते हैं।